रामपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके माता पिता खेती में काम किया करते थे। उनकी खेती में आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। राम के पिताजी एक दिन अचानक से बीमार पड़ गए, तो राम की माँ रमा उनकी देखभाल करने के लिए घर में रहा करती थी। रमा राम से, बेटे, अब तुम्हें ही घर की सारी खेती देखनी पड़ेगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सब कर लोगे। मैं चलता हूँ माँ। ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। सुभाष घर पर आराम करने की वजह से उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया था। राम अब खेतों की देखभाल किया करता था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। तभी राम के खेत में आम के पेड़ों को बहुत सारे आम लग गए थे। उनकी देखभाल करते समय राम का समय कैसा चला जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक दिन राम का दोस्त उसके खेत में चला जाता है। तभी, अरे माधव, आओ ना, कैसे आना हुआ तुम्हारा? राम, मुझे इधर थोड़ी देर काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा, तुम कैसे हो बताओ? मैं ठीक हूँ, बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। तुम्हारे खेत में तो कच्चे आम बहुत अच्छे आए हैं इस बार। हाँ, इस साल पेड़ों को आम थोड़े ज्यादा ही आए हैं। और चाचा जी कैसे हैं? अरे माधव, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए अब वो घर पर ही रहते हैं। अच्छा राम, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ। ऐसा कहकर माधव वहां से चला जाता है। अब राम अपने काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब अचानक एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया और उसमें खेतों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। ये सब देख राम मन में, मेरे खेतों में भी बहुत नुकसान हुआ होगा, मेरे आम के पेड़ तो ठीक होंगे ना? ऐसा मन में सोचकर राम खेत की ओर चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो उसके आम के पेड़ तो सही सलामत थे, मगर पेड़ पे लगे हुए कच्चे आम सारे के सारे गिर गए थे। अब इतने कच्चे आमों का क्या करे, इसका विचार राम कर रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, अगर मैं इन कच्चे आमों को बाजार में जाकर बेचूं तो अच्छा होगा, कुछ तो दाम मिलेगा। ऐसा सोचकर राम खेत के कच्चे आम जमा करने लगता है और उसे टोकरी में भर के अपने खेत से घर तक गाड़ी में डालकर लेकर आता है। अब अगले दिन राम कच्चे आम बाजार में लेकर चला जाता है। अब राम एक जगह रुककर अपने कच्चे आम बेचना शुरू कर देता है। कुछ लोग देखकर चले जाते हैं, मगर कोई लोग लेते नहीं। तभी राम, कच्चे आम ले लो, कच्चे आम ले लो, खट्टे मीठे कच्चे आम ले लो। ऐसा वो कह रहा था। तभी कॉलेज की लड़की उसके पास आकर राम से, मुझे एक कच्चा आम छील के उस पर नमक मिर्च मसाला लगा कर देना। जी, मैं सिर्फ कच्चे आम बेच रहा हूँ, मैं कच्चे आम का मसाला डालकर नहीं बनाता। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। आप ये कच्चे आम लेकर जा सकती है, बहुत स्वादिष्ट है और सस्ते भी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके ये आम। राम अब उस लड़की की बातों का विचार करता है। ये लड़की कच्चे आम नहीं लेना चाहती, मगर इसे खाने के लिए मिर्च मसाला डालकर कच्चे आम चाहिए। अगर मैं कच्चे आम को काटकर उसे अच्छी तरह से बनाकर बेचूं तो मेरे कच्चे आम भी बेचे जाएंगे और नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। ऐसा सोचकर राम घर चला जाता है और अगले दिन कच्चे आम पर डालने के लिए लगने वाला सारा सामान अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। आज वह उसी जगह एक रेडी लगाकर खड़ा था। उसने उस रेडी पर कुछ जरूरत की चीजें रखकर बेचनी शुरू कर दी थी। अब राम, कच्चे आम ले लो, खट्टे मीठे रसीले आम ले लो, ऐसा वो आवाज दे रहा था। तभी दो लड़के उसके रेडी के पास आकर उससे, अरे भैया, कितने के लिए है ये कच्चे आम? 15 रुपए का एक प्लेट। बोलो आपके लिए कितने बनाऊं? 2 प्लेट बना दो भैया। ठीक है, अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर राम 2 प्लेट के लिए कच्चे आम काटकर उसमें मिर्च मसाला डाल देता है और उस पे अलग ही चटनी डालता है। उससे उस कच्चे आम का स्वाद और बढ़ जाता है। राम अब कच्चे आम 2 प्लेट में डालकर उन 2 लड़कों को दे देता है और वो लड़के खाने लगते हैं। तभी लड़के राम से, भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है आपके कच्चे आम और सेहतमंद भी। आपको पसंद आए? हमें तो बहुत पसंद आए। आज से हम हर रोज आपके यहाँ से कच्चे आम खाकर जाएंगे। ऐसा कहकर वो लड़के चले जाते हैं। उन लड़कों की बातचीत सुन राम का दिल खुशी से भर जाता है। अब राम दिन भर खड़े रहकर रेडी पर सारे कच्चे आम बेचता है और शाम को घर जाने पर उसकी माँ, बेटे, आज तुम्हारे सारे कच्चे आम बेचे गए? हाँ माँ, मेरे सारे आम बेचे गए, मैं बहुत खुश हूँ। बेटे, मगर ये कच्चे आम ज्यादा दिन तक नहीं मिलेंगे। पिताजी, ये नीचे गिरे हुए आम तो मैंने बेच डाले
और कुछ आम है हमारे पेड़ों पर, मैं वही बेचकर धंधा करूंगा और नहीं मिले तो खरीद लूंगा। हाँ, ये अच्छा विचार है तुम्हारा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर रमा किचन में चली जाती है। सभी आज एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब राम भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। उसकी हाथ के टेस्ट की वजह से सभी लोग उससे कच्चे आम खरीदा करते थे और उसकी दुकान के कच्चे आम जल्दी खत्म हो जाया करते थे। ये देख रेडी के पास खड़ा दुकानदार श्यामलाल राम की तरक्की पर बहुत जल रहा था। उसके मन में राम का धंधा बंद करने का विचार आता है। तभी श्यामलाल, इस राम का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक आना ही कम हो गए हैं और खुद कितने से अच्छे धंधा कर रहा है। ऐसा सोचकर वो उसका धंधा बिठाने की कुछ तरकीब ढूंढता है। तभी श्यामलाल के मन में विचार आता है, अगर मैं इसके खाने में कुछ सामान मिला दूं तो सारे ग्राहक मेरे दुकान पर आ जाएंगे। ऐसा सोचकर श्यामलाल रेडी के पास चला जाता है और राम से बातें करने लगता है। बातें करते करते उसके हाथ में पेट खराब होने की दवा रहती है। वो श्यामलाल उस चटनी में डाल देता है और थोड़ी बात करके वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद राम को उसकी चटनी का रंग कुछ अलग ही दिखने लगता है। तभी राम उस चटनी को टेस्ट करके देखता है और उसे खाकर थूकता है। ये मेरी चटनी अचानक ऐसे कैसे लगने लगी है? इतनी खराब तो आज तक नहीं लगी। इसमें कुछ मिलाया हुआ लग रहा है। राम वैसे ही वो चटनी उठाकर फेंक देता है और घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसके पास गांव का आदमी रोहन आ जाता है। अरे राम, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे रोहन, मैं घर जाकर कुछ देखना चाहता हूँ। क्या हुआ है राम? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। रोहन, मेरी चटनी में अचानक किसी ने कुछ मिला दिया था। मैंने खाकर देखा तो मुझे बहुत खराब लगा, इसलिए मैंने वो चटनी फेंक दी। और ये काम किसने किया होगा यही सोच रहा हूँ। सुबह से तुम्हारे रेडी पर कौन कौन आया था? ग्राहक छोड़कर तो सिर्फ श्यामलाल आया था। अरे वो श्यामलाल बहुत ही लालची आदमी है। उसका धंधा हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा। उसी ने ये काम किया होगा। अब से तुम चौकन्ना रहना। तुम कह रहे हो वो सच भी हो सकता है। तुम श्यामलाल पर विश्वास नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर राम अपना सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन उसके समय पर राम रेडी लगकर आ जाता है और श्यामलाल राम से बात करने के लिए आ जाता है। तभी राम श्यामलाल से, श्यामलाल जी, कुछ लोग दिखाते कुछ और है और असल में होते कुछ और ही है। राम, मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। क्या है ना सेठ जी, आप अपना दुकान चलाइए और मुझे मेरा छोटा सा दुकान चलाने दीजिए। श्यामलाल उसकी बात सुन के चुप हो जाता है और उसे जो समझना था वो समझ जाता है। अब राम खुद का काम अच्छी तरह से करने लगता है और आगे से श्यामलाल भी कभी राम को तकलीफ नहीं देता। राम का धंधा अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसने अपने खेत के सारे कच्चे आम निकालकर हर रोज बाजार में बेचा करता था। अब कुछ दिनों बाद राम को इस धंधे से बहुत पैसे मिलने लगे थे। ये देख उसकी माँ और पिताजी दोनों भी बहुत खुश थे। राम जैसे सामान्य आदमी ने कठिन परिस्थिति में भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बड़ा बिजनेस सेट किया था। इस तरह से कोई भी आदमी अपनी सफलता कड़ी मेहनत करके पा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय कितना भी कठिन आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में अपना मार्ग खुद खोजना चाहिए। राघवपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी माँ शारदा उसकी शादी करवाना चाहती थी। एक दिन शारदा अपनी बहन मालती से, मालती कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें सुंदर के लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। ठीक है दीदी। दोनों की ऐसी बातचीत हो जाने के बाद शारदा फ़ोन रख देती है। तभी सुंदर वहाँ आ जाता है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, कितने दिनों के लिए जाने वाले हो? लगभग 15 दिन के लिए। ठीक है बेटा। अब सुंदर अगले ही दिन ऑफिस टूर के लिए निकल जाता है और शारदा अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी शारदा की सहेली निर्मला उसके घर में आ जाती है। अरे शारदा, घर पर हो क्या? आओ ना निर्मला बहन, क्या काम था? अरे सुंदर के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता लाई हूँ, तुम देख लो फोटो। दिखाओ जरा। हाँ, ये लो। ऐसा कहकर निर्मला शारदा को फोटो दिखाती है। उस फोटो में लड़की के मुंह पर मास्क बंधा हुआ रहता है। निर्मला,
इस लड़की ने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे कोरोना का समय है और ये महामारी फैल ना जाए, इसीलिए उसने फोटो निकालते समय मास्क लगा कर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे तो लड़की पसंद है, सुंदर को दिखाकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है। अब शारदा सुंदर आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही दिनों में सुंदर घर आ जाता है। अब उसका ऑफिस का काम बढ़ जाने के कारण उसे समय ही नहीं मिल रहा था। तभी शारदा सुंदर के पास जाकर, बेटा ये फोटो निर्मला बहन मुझे देकर गई है, तुम देख लो लड़की को, अगर पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर अपनी माँ के हाथ से फोटो लेकर देखता है और उसे लड़की बहुत पसंद आ जाती है। तभी, माँ मुझे लड़की बहुत पसंद है, मगर इसने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे महामारी की वजह से उसने मास्क पहनकर फोटो निकाला है। अच्छा। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और शारदा निर्मला को बात आगे बढ़ाने के लिए बोल देती है। कोरोना की वजह से उनका मिलना नहीं होता, इसीलिए सुंदर उसका नंबर लेकर वीडियो कॉल करता है। तभी लड़की रेशमा, नमस्ते। नमस्ते, हमें निर्मला जी ने तुम्हारा नंबर दिया। तुम क्या करती हो बेटी? जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं घर के ही काम करती हूँ, बाकी सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने अभी भी चेहरे पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? फोटो में ठीक है, मगर घर में भी तुम मास्क लगाती हो क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैंने मास्क लगा कर रखा है। ठीक है, सुंदर से बात करो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बाकी के काम करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, और आप आगे जॉब करना चाहोगी? हाँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। जी। ऐसा कहकर रेशमा और सुंदर फोन रख देते हैं। तभी शारदा सुंदर से, सुंदर तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद है। तो मैं उसकी माँ से बात करके रिश्ता पक्का करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ। ऐसा कहकर सुंदर वहां से ऑफिस के लिए चला जाता है। अब शारदा रेशमा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करवाती है और कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुंदर से हो जाती है। शादी के दिन रेशमा ने मास्क लगा कर रखा था, तभी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो घर आई तब उसकी सास, बेटी रेशमा अब तुम मास्क निकाल सकती हो, दम घुट रहा होगा तुम्हारा। नहीं माँ जी, मैं अभी अभी दूसरे गांव से आई हूँ, मुझे तो कुछ दिन और कंटिन्यू मास्क लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या कोरोना हो गया है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मगर आप सबकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। ठीक है रेशमा, तुम मास्क पहन सकती हो। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। अब रेशमा हर रोज मास्क पहनकर घर में काम किया करती थी। तभी एक दिन रेशमा को बहुत जोर से खांसी आई। तभी उसकी सास उसके पास जाकर, अरे रेशमा जरा धीरे, ये लो पानी पी लो। रेशमा जल्दी जल्दी में मास्क निकाल डालती है और पानी पीती है। तभी उसकी सास आश्चर्य से उसे देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने हमें फंसाया है। तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं और तुम मुझसे कितनी बदसूरत दिख रही हो, इसीलिए तुम हर रोज मास्क लगाकर घूम रही थी ताकि ये बात किसी को पता ना चले। नहीं माँ जी, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी शादी इन दांतों की वजह से हो नहीं रही थी, इसीलिए मुझे ये मास्क लगाना पड़ा। मुझे ऐसा झूठ पसंद नहीं है। तुम कल ही अस्पताल जाकर इन दांतों का इलाज करवाओ, वरना उन्हें काट डालो। मुझे तुम्हारे दांत अच्छे चाहिए, नहीं तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। उन दोनों की आवाजें सुन सुंदर बाहर आ जाता है और रेशमा की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसे कोई झटका लगा है। तुम्हारे दांत इतने बड़े हैं, इसलिए तुम मास्क घर में हमेशा लगाया करती थी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे सामने भी खड़े मत रहो, समझी? कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है रेशमा। ऐसा कहकर सुंदर और शारदा वहां से निकल जाते हैं और रेशमा उस कमरे में बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उसका मास्क भी आंसुओं से भीग जाता है। रात के समय रेशमा रोते रोते मास्क लगाकर ही सो जाती है।
अब उसके सपने में भगवान आ जाते हैं और रेशमा से, रेशमा, रेशमा, उठो बेटी। आप कौन हो? मैं भगवान हूँ। तुम इतनी क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ है? मेरी दांतों की वजह से मेरे घर वालों को अब मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर रेशमा बहुत रोने लगी। तभी भगवान उससे, रेशमा, तुम्हारी समस्या सुबह तक सुलझ जाएगी। तुम चिंता मत करो। ऐसा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब सुबह रेशमा उठकर देखती है तो उसे लगता है कि उसे एक सपना पड़ा था। तभी रेशमा ब्रश करने चली जाती है। तभी वो आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे दांत ठीक हो गए। आज मुझे सच में भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो देखती है कि उसने साड़ी पर रखा हुआ मास्क सोने जैसा चमक रहा था। रेशमा ने उसे उठाकर देखा तो उसे वो सोने जैसा लगा। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो मास्क सच में सोने का बन गया था। उसने देखा तो मास्क के नीचे रखी हुई साड़ी भी सोने की हो गई थी। रेशमा ने वो साड़ी और मास्क लेकर अपने सास के पास गई। माँ जी, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? उसके चेहरे की ओर देखकर शारदा कहती है, बहू, तुम्हारे दांत ठीक हो गए। ये एक रात में चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मेरे सपने में भगवान आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ये दांत ठीक हो गए और ये मास्क भी सोने का बन गया है। और मुझे लगता है कि ये मास्क किसी भी चीज पर रखा तो वो सोने की बन जाती है। ये देखिए माँ जी, ये मेरी साड़ी सोने की बन गई। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस डिब्बे पर मास्क रख कर दिखाओ। रेशमा ने मास्क डिब्बे पर रखा तो सच में डिब्बा सोने का बन जाता है। ये देख रेशमा, देखिए माँ जी, ये डिब्बा भी सोने का बन गया। हाँ बहू, सच में ये मास्क जादुई है। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर रेशमा वो मास्क बहुत सारे घर के वस्तुओं पर रखती है तो घर की बहुत सारी चीजें सोने की बन जाती है। ये देख उसका पति सुंदर बहुत खुश हो जाता है और शारदा भी अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करती है। और अब रेशमा के साथ सभी घर वाले बहुत खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी की कमियां कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। मनुष्य के गुण दोषों के सहित उसको अपनाना चाहिए। सोना नाम की लड़की एक कंपनी में काम किया करती थी। सोना अपनी सहेली चेतना के साथ रहा करती थी। सोना सैटरडे संडे आता तो शॉपिंग करने चली जाती थी। एक दिन सोना और चेतना घर का सामान खरीदने के लिए मॉल में चली जाती है। तभी वहाँ सोना चेतना से, चेतना, आज तो मैं बहुत सारी खाने की चीज़ें खरीदूंगी। वैसे भी तुझे खाने के सिवा और क्या सूझता है? मैं मेरा लूंगी, तू तेरा ले लेना। हाँ चलेगा, अब चलो। ऐसा कहकर दोनों मॉल में चली जाती है। वहाँ जाकर खाने की चीज़ें खरीदने लगती है। तभी सोना की नज़र बिस्किट पर पड़ती है। वो ढेर सारे बिस्किट्स ले लेती है। उसे देख एक लड़की उसके पास आती है और सोना से, मैडम आप इधर आइए ना, ये देखिए मैगी ने नया ब्रांड लॉन्च किया है, आप टेस्ट करके देखिए। मुझे मैगी पसंद नहीं है। मैडम आप मैगी एक बार टेस्ट करके देखिए, एकदम फ्री है, पसंद आई तो आप ले सकती हैं। ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसा कहकर सोना मैगी टेस्ट करके देखती है। मैगी इतनी टेस्टी होती है कि उसे और खाने की इच्छा होती है। ये देख सेल्स गर्ल सोना से, मैडम आपको कितने पैकेट चाहिए? मुझे 4 पैकेट मैगी दे दो। आपकी मैगी बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू मैडम। सोना अब शॉपिंग करके घर आ जाती है। उसे तेज भूख लगने के कारण सोना सोचती है, मुझे कितनी भूख लगी है और घर में खाना भी बनाया हुआ नहीं है। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना मैं 2 मिनट में मैगी बना लूं? ऐसा सोचकर सोना मैगी का पैकेट निकाल कर देखती है और मैगी बनाने लगती है। उसके आगे मैगी का पैकेट पड़ा हुआ देख सोना कच्ची मैगी मुंह में डाल लेती है। उसे खाकर देखने के बाद उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। सोना ने थोड़ी कच्ची मैगी खा ली और बाद में पकी हुई मैगी भी खा ली। सोना अब खुद के काम करने चली जाती है। पेट भरने की वजह से सोना थोड़ा आराम करने चली जाती है। अब सोना जब भी ऑफिस के लिए चली जाती थी तभी वो कच्ची मैगी खाकर जाया करती थी। उसे मैगी अब बहुत पसंद आने लगी थी। तभी एक दिन सोना के माता पिता ने सोना की शादी तय कर दी। सोना की माँ रेवती सोना से,
सोना बेटी, कैसी हो? माँ, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही होनहार है। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। माँ, इतनी जल्दी क्या है? बेटी, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है माँ, आप दोनों ने देखा है तो ठीक ही होगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। हाँ। ऐसा कहकर सोना फ़ोन रख देती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोना की शादी सोहम नाम के लड़के के साथ हो जाती है। सोना बहुत खुश थी। वो अब ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगी थी। वो ससुराल के सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। एक दिन सोना की सास राधा, बहू बहू, मुझे जरा चाय तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाई। ऐसा कहकर सोना राधा को चाय लेकर आती है। तभी सोना को बहुत तेज भूख लगती है तो सोना मैगी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोना की मैगी खाने की आदत देख सभी हैरान थे। एक दिन सोना कुछ सामान खरीदने चली जाती है और अपने साथ ढेर सारे मैगी के पैकेट लेकर आती है। ये देख राधा सोना से, अरे बहू, तुम आज इतने मैगी के पैकेट लेकर आई हो, इतने कौन खाएगा? माँ जी, मुझे बहुत पसंद है मैगी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर सोना किचन में चली जाती है। राधा बड़े आश्चर्य के साथ सोना की ओर देखती है और मन ही मन बोलती है, किसी को इतनी मैगी भी पसंद आ सकती है। अब सोना ने वो मैगी के पैकेट कुछ पकाकर और कुछ कच्चे ही खा डाले। वो जब भी भूख लगती थी तो सुबह शाम मैगी ही खाया करती थी। ये देख राधा, ये बहू खाना कम खाती है और मैगी ही खाती रहती है, इसका मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर राधा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब सोना एक दिन घर के काम कर रही थी, तभी उसे एकदम से चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। ये देख राधा सोना से, अरे बहू, क्या हुआ? आंखें खोलो। तभी राधा अपने बेटे सोहम को फोन लगाती है और उससे कहती है, बेटे तू जल्दी घर पर आ जा, बहू को चक्कर आ गया है, तू जल्दी आ, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। ऐसा कहकर सोहम 5 मिनट में घर आ जाता है और सोना को लेकर अस्पताल में चला जाता है। अब सोना को डॉक्टर चेक करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं और उसके टेस्ट के रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सोहम को बुला लेते हैं और, डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए, बैठिए। सोहम डॉक्टर के सामने बैठकर उनसे कहता है कि, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, क्या बात है? सोहम जी, क्या आप अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? उसके शरीर में मैदा जमने के कारण खून की कमी हो गई है, इसलिए उनको चक्कर आ गए हैं। मगर पेट में इतना मैदा कैसे जमा हो गया? उन्होंने मैदे के पदार्थ बहुत सालों से खाए हैं, इसलिए उनके शरीर में मैदा जम गई है। उन्हें दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, मगर अब उन्हें बाहर की चीजों से दूर ही रखना, नहीं तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आ सकते हैं। जी। ऐसा कहकर सोहम डॉक्टर के केबिन से निकलकर सोना के पास चला जाता है। तभी राधा सोहम से, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि इसके शरीर में खून की कमी हो गई है और इसके पेट में मैदा जम गया है। अरे बेटे, ये सब ज्यादा और कच्ची मैगी खाने का नतीजा है और कुछ नहीं। माँ, मैं सोना से बात करना चाहता हूँ, तुम जरा बाहर रुको। ठीक है बेटा। सोहम अब सोना के पास आकर सोना से, अरे सोना, कोई बच्चों की तरह इतनी मैगी खाता है क्या? तुम तो कच्ची मैगी खाने के लिए भी कम नहीं करती। अब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। सोना ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वो सोहम से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कच्ची मैगी अच्छी लगी तो मैंने वो भी खाना शुरू कर दिया। अब से मैगी कभी नहीं खाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आइंदा से मैदे के कोई भी पदार्थ नहीं खाऊंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर सोना आराम करने लगती है। अब सोहम सोना को अगले दिन घर पर लेकर आता है। अब सोना कभी भी मैगी खाने का नहीं सोचती और सब कुछ हेल्दी फूड खाया करती थी। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास राधा भी बहुत खुश हो गई थी। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें खानी चाहिए।